अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप लोग मुझे सुन सकते हैं तो जरा मुझे व्हाट्सएप पे बताएं, ताकि इफ यू कैन सी द स्क्रीन एंड यू कैन हियर मी देन आई शुड कंटिन्यू। ओके, उमर उमर कह रहे हैं कि यस, शेर अली असगर भी कह रहे हैं थैंक यू। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस पे मैंने बात की कि जो पहला हम बात कर रहे थे, हमारी बात चल रही थी कि वेल वॉशिंग या स्टिमुलेशन क्या होती है। इसमें मैं बात कर चुका हूँ कि जो वेल वॉशिंग है, जब आपका वेल अंडर परफॉर्म करने लग जाए, यानी उसकी परफॉर्मेंस रिकवरी के हवाले से, हालांकि पंपिंग स्पीड आपकी उतनी ही हो लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाए, इट मींस देयर इज अ प्रॉब्लम विद द वेल। तो हम फिर उसको देखते हैं कि उसका क्या किया जाए। उसके लिए हम वेल वॉशिंग करते हैं। वेल वॉशिंग के अंदर कंप्रेस्ड एयर यूज होती है, केमिकल मेथड्स हैं, रिवर्स डायरेक्शन फ्लो है। कंप्रेस्ड एयर के वाले से मैं बता रहा था कि हाई प्रेशर जब हम कंप्रेस करते हैं तो वो डिसलॉज करता है मटेरियल को, लेकिन ये जेन में रखिएगा, और वो फिर जो आपकी जो फिल्टर के अंदर जो मटेरियल फंसा होता है वो ऊपर आ जाता है वेल के रास्ते से। लेकिन इसके अंदर ये चीज़ है कि लेकिन अगर कैल्साइट की प्रेसिपिटेशन हुई है अगर आपके आपके फिल्टर के ऊपर या वेल स्क्रीन के ऊपर, तो एयर उसको डिसलॉज नहीं कर पाती। वो बहुत ही पक्का काम होता है। इसलिए फिर हम कुछ केमिकल मेथड्स यूज करते हैं। केमिकल मेथड्स के अंदर वेल वॉशिंग के लिए, अगेन वेल वॉशिंग से मुराद यही है कि वेल की परफॉर्मेंस कम हो गई है और आप समझते हैं कि फिल्टर चोक हुआ हुआ है, तो फिर हम ये मेथड्स यूज करते हैं। कंप्रेस्ड एयर अगर काम नहीं करी तो केमिकल मेथड्स यूज करते हैं। केमिकल मेथड्स के अंदर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज करते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी यूज करते हैं, और ऑक्सीडेशन को भी यूज करते हैं फॉर वेल वॉशिंग। कैसे, हम देखते हैं। अभी आपसे बात हो रही थी वेल की स्क्रीन के ऊपर। अगर आप देखें, ये देखें, ये वेल की स्क्रीन है आपकी, और ये देखें, ये वेल की स्क्रीन के इर्द गिर्द हम एक ग्रेवल की लेयर भी पैक करते हैं। अभी जो मैंने वीडियोस दिखाई थी उनके अंदर भी आप देख सकते हैं। अभी अभी जो मैंने वीडियोस दिखाई थी उनके अंदर भी आप देख सकते हैं कि ग्रेवल की लेयरिंग कैसे, ग्रेवल कैसे उन्होंने पुट इन किया था। ताकि देखें, यहाँ तक ग्रेवल हम करते हैं स्क्रीन गिर्द गिर्द, और ग्रेवल से ऊपर फिर हम ये यहाँ पर जो है ना वो सीमेंट की लेयर करते होते हैं। खैर ये तो पुरानी बात है। तो जब यहाँ पे मटेरियल को फंस जाता है तो, और वो कैल्साइट है लेट्स से, जिसने स्क्रीन को क्या किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, तो हम फिर क्या करते हैं, हम लिक्सबेंड के अंदर और HCl जो है ना, वो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड पंप करते हैं इंजेक्शन वेल के अंदर। और अगर आप देखें तो क्या होता है कि वो जो कैल्साइट होता है उसको वो डिसॉल्व कर लेता है, वो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और डिसॉल्व करके उसको अंदर ले जाता है। इस तरह से आपका जो कम से कम फिल्टर है वेल का वो क्लीन हो जाता है। अगर कैल्साइट लगी हुई है तो कैल्साइट को डिसॉल्व करने के लिए हम एसिड डाल देते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज होता है इस काम के लिए। उसके बाद लेकिन अगर आपका वहाँ पे सिलिका है, सिलिका फंसा हुआ है, तो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड हम यूज करते हैं। अगर कैल्साइट है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी आपको जो चोक किया हुआ है आपकी स्क्रीन को, तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चोक करने वाला जो मटेरियल है वो सिलिका है, तो फिर हम हाइड्रोफ्लोरिक एसिड यूज करते हैं, जो कि उसको इसी तरह वो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह काम करता है। जो डिसएडवांटेज हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का, एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है थोड़ा सा। HCl के अंदर भी, दोनों के अंदर ये प्रॉब्लम है। और ये हैवी मेटल्स को भी डिसॉल्व कर लेते हैं, वो आपके लिक्विड में आ जाते हैं, विच वी डोंट वांट, क्योंकि यूरेनियम के अलावा भी फिर और चीज़ें भी अंदर आ जाती हैं। लेकिन इससे कम से कम ये होता है कि आपका जो स्क्रीन जो होती है, वेल की स्क्रीन होती है, वो जो है ना उसकी चोकिंग खत्म हो जाती है। तो ये कुछ केमिकल मेथड थे। ऑक्सीडेशन, ये भी एक टेक्निक है। आप क्या करते हो, ऑक्सीजन या कोई भी ऑक्साइड जो सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालते हो, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड है, सोडियम है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, या क्लोरीन डाल के आप जब इनको पंप करते हैं तो ये क्या करते हैं, अगर आपको याद हो, ये क्या करते हैं कि जो भी चीज वो उसके अंदर फंसा हुआ है, जो भी मिनरल आपके फिल्टर के अंदर, ऑक्सीडाइज उसको करते हैं। जब उसको ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाता है। जैसे अगर आपको याद हो तो यूरेनियम पे हमने बात की थी कि जब आप यूरेनियम को भी क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, तो वो आयन बन के पानी के अंदर आता है। तो हम ऑक्सीडेशन भी यूज करते हैं चोकिंग को या वेल वॉशिंग के लिए।
आप ऑक्सीजन कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पंप करते हैं लिक्विड के अंदर करके, ताकि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जाके जो चोकिंग मटेरियल फंसा हुआ है उसको ऑक्सीडाइज करे, ताकि वो आयनाइज होके आपके पानी में लिक्विड के अंदर हल हो जाए और स्क्रीन जो है आपकी वो साफ हो जाए। सही है। उसके बाद अच्छा, प्लगिंग मटेरियल को डिसॉल्व करते हैं और वेल की एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। यानी जब आप वहाँ काम कर रहे होंगे तो यू हैव टू सी इट एंड यू हैव टू आपको अपग्रेड करनी है अपनी वेल की एफिशिएंसी। फिल्टर चोकिंग अगर आप डायग्नोज करते हैं कि फिल्टर चोकिंग है, क्योंकि पंप भी खराब हो सकता है, केसिंग भी लीक हो सकती है, बट अगर आपको पता चल जाए डिफरेंट टेस्ट करने के बाद कि फिल्टर चोकिंग है, तो आप ये वाले मेथड यूज करके फिल्टर चोकिंग को खत्म कर सकते हैं। अभी मैंने बात की थी कि जो ये जो केमिकल मेथड्स हैं इनके कुछ नुकसान हैं। HCl और हाइड्रोफ्लोरिक एसिड ये जब जाते हैं हेवी मेटल्स को डिसॉल्व कर देते हैं आपके लिक्विड के अंदर, जिसकी वजह से यूरेनियम के अलावा भी आयंस आ जाते हैं। तो फिर जब हम जो डाउन प्रोसेसिंग है ना, ये हेवी मेटल्स जब हम जाते हैं ना हम प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर, और वहां पे जो यूरेनियम की एब्जॉर्प्शन को, ये जो रेजन होता है जिसके अंदर हम यूरेनियम को एब्जॉर्ब करना होता है, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं जाके। तो ठीक है, आपकी स्क्रीन तो क्या हो जाती है, स्क्रीन की चोकिंग खत्म हो जाती है ये यूज करने से, लेकिन डाउन द लाइन प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर हमें प्रॉब्लम आता है कि जब हम यूरेनियम को सेपरेट करने के लिए रेजन्स में, जो 7वां चैप्टर है वो सारा प्रोसेसिंग प्लांट के ऊपर है, तो हम उधर ज्यादा डिटेल से डिस्कस कर लेंगे कि जो ये जो आयंस होते हैं ना, फ्लोरिक आयन है या क्लोराइड आयन है, ये प्लांट के अंदर हमें फिर तंग करते हैं। और जाहिर बात है ये जो हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है इसको स्टोर करना भी एक बड़ा प्रॉब्लम है, डेंजरस है साइट के ऊपर, उसके अपने प्रोटोकॉल्स हैं, वो भी एक हमें प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि जब ये एसिड्स आप डालते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो भी ऊपर चली जाती है। तो ये सारी चीजें हमें देख के हमें देखना होता है कि हमें क्या करना है, फिल्टर को चेंज करें, फिल्टर को चोक होने से रोकें, और अगर हमने चोक होने से रोकना है तो हमें कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है। अच्छा, उसके अलावा एक और मेथड जो यूज हम करते हैं वेल वॉशिंग के लिए या फिल्टर चोकिंग को खत्म करने के लिए, वेल की एफिशिएंसी को बेहतर करने के लिए, वो रिवर्स डायरेक्शन फ्लो है। आपसे पहले भी बात हुई थी कि एक हमारा इंजेक्शन वेल होता है, वहां से हम लिक्विड पंप करते हैं, वो लिक्विड नीचे आता है, हमारी ओर को क्या करता है, डिसॉल्व करता है, और वो चला जाता है प्रोडक्शन वेल के अंदर। वहां एक पंप लगा होगा, जरी बात है सबमर्सिबल, वो इसको पंप आउट करके ऊपर ले आता है इसके अंदर यूरेनियम है। हम क्या करते हैं, अगर वेल की एफिशिएंसी सही नहीं आ रही तो एक और तरीका ये है कि ये इंजेक्शन वेल था तो हम इसको यहां से इंजेक्ट करना शुरू कर देंगे और इसको प्रोडक्शन वेल बना देंगे। पंप निकाल के सबमर्सिबल इसमें डालेंगे, इसके अंदर पंप करना शुरू कर देंगे, और यानी हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। अब ये इंजेक्शन वेल है, इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि जब आप इंटरचेंज करते हैं तो लेट से ये ऐसे जा रहा था, जब आप यहां से इंजेक्ट कर रहे थे तो लेट से ये वाला पाथ था जो ये अडॉप्ट कर रहा था यहाँ से यहाँ तक, ये वाला, ठीक है। तो इस हो सकता है इस एरिया में स्ट्रेटा चोक हो चुका हो। अब जब आपने डायरेक्शन क्या की, रिवर्स की, तो हो सकता है ये एक नया चैनल से फ्लो करना शुरू कर दे, वो चैनल ये भी हो सकता है, लेट्स से ये वाला। अब फायदा ये हुआ आपको कि ये नया चैनल है, इसके अंदर स्ट्रेटा की चोकिंग उस तरह से नहीं होगी, एफिशिएंसी बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो ये वाला पाथ फॉलो करे जब आप यहाँ से करेंगे। और देखें, पहले इसके इसके अंदर पानी जा रहा था, अब इससे बाहर आ रहा है, तो वो जो चोकिंग हुई थी वो भी फिल्टर की चोकिंग भी निकल जाएगी। सेम इधर भी स्क्रीन और इधर की स्क्रीन भी रिवर्स करने से वो खुद ही साफ करेगी उसको। तो ये डायरेक्शन रिवर्स करने से भी वेल की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, वेल वॉशिंग हो जाती है, चैनल नया आ जाता है, स्ट्रेटा चोकिंग आपको एक नया रास्ता मिल जाता है, फिल्टर की चोकिंग भी कम हो जाती है। कभी कभी हम इसको क्या करते हैं,
हम कम्बिनेशन भी इन तरीकों की यूज करते हैं। लेट्स से कि मैं पहले एयर मारूंगा, एयर से क्या होगा कि हमारा सॉलिड जो होगा बाकी सॉलिड निकल जाएगा, ठीक है, कंप्रेस्ड एयर से कैल्साइट रह जाएगा। उसके बाद फिर HCl इसके अंदर डाल दूंगा जिससे वो कैल्साइट भी डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह हम कम्बिनेशन ऑफ मेथड्स भी यूज करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। But these were some methods to clean या wash well। चोकिंग को खत्म करने के लिए, स्ट्रेटा की चोकिंग को रीराउट करने के लिए हम ये यूज करते हैं, इससे वेल परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ तक बात खत्म हो गई हमारी। अब आगे हम बात कर रहे हैं ISL वेल फील्ड कंट्रोल की। आपसे मैंने पहले भी बात की है कि हमने कंट्रोल करना है वेल फील्ड को, और उस वक्त तक हम कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक क्योंकि ये डेली ऑपरेशन का हिस्सा है इसकी कंट्रोल करना। जब तक हम इसको मेजर नहीं कर सकते। तो लेट्स सी ISL वेल फील्ड कंट्रोल के अंदर क्या चीज़ें हम कंट्रोल करते हैं। हम कंट्रोल करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस, लिक्विड पंपिंग इन, लिक्विड पंपिंग आउट। जब आप ड्रिलिंग कर रहे होते हैं उस वक्त मड सोल्यूशन आपका, इसी तरह जो आप पंपिंग रेट आपका चल रहा होता है फ्रॉम योर वेल टू प्लांट, ये सारे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस आपने कंट्रोल करने होते हैं। ग्रेड कंट्रोल करना होता है, जो लिक्विड के अंदर यूरेनियम का ग्रेड है वो कंट्रोल आप करते हैं। सैम्पलिंग एंड एनालिसिस करते हैं ऑब्जर्वेशन वेल्स की, और कंट्रोल डिवाइसेस हम यूज करते हैं इस काम के लिए। हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये सारा वेल फील्ड कंट्रोल का ये पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करने लगे हैं। होता ही है कि देखें, अंडर बैलेंस हम एक चीज यूज करते हैं। वो कैसे कि जब हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं तो आप ये ज़हन में रखें कि नीचे पहले से पानी मौजूद है एक्वीफर के अंदर। तो आप जब यानी जितना आप इंजेक्ट कर रहे हैं उतना ही अगर आप प्रोडक्शन वेल से क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं होता, जितना आप इंजेक्ट करते हैं उससे ज्यादा प्रोडक्शन वेल से निकलता है। तो इसलिए आप क्या करते हो कि क्योंकि पानी पहले से भी नीचे भी मौजूद है, तो आप क्या करते हो कि दोबारा लिक्विड को पंप करने से पहले आप उसको एवेपोरेशन पॉन्ड में लेके जाते हैं, ताकि तकरीबन 0.5 से 5% एवेपोरेट आप कर देते हैं, ताकि दोबारा आप फिर उसको इंजेक्ट करें, जो इजाफी आया था वो निकल जाए पानी। इसको हम कहते हैं अंडर बैलेंस करना। तो ये भी बड़ा ज़रूरी है। ये कंट्रोल है जो आप करते हो, क्योंकि फिर लिक्विड की आपकी ना वो चेंज हो जाती है, कंसंट्रेशन जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि नीचे वाला पानी एक्वाफर वाला भी उसके अंदर शामिल हो जाता है। आप चाहते हो कि पानी की कंसंट्रेशन को जब वो बाहर आती है, क्योंकि ज़्यादा हो चुकी होती है, आप उसको एवेपोरेट करके दोबारा उसी लेवल पर ले आते हो। उसके अलावा देखें, डिफरेंट, मैंने आपसे कहा था कि वेल फील्ड को हम डिफरेंट ब्लॉक्स में कन्वर्ट करते हैं। कोई लेट्स से 10 ब्लॉक है एक वेल फील्ड, और एक ब्लॉक के अंदर तकरीबन 100 से 200 वेल्स होते हैं। तो एक ब्लॉक के अंदर जितना लिक्विड जा रहा है और वहां से आ रहा है, तो आप उसके फ्लो मीटर्स लगाते हो, रोटामीटर्स लगाते हो फॉर एयर। आई थिंक ये इस पे हमने काफी बात की है मिनरल प्रोसेसिंग के अंदर भी, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो आपको पता चलता है कि अच्छा इस यूनिट के अंदर लिक्विड कितना जा रहा था, और यहाँ से लिक्विड जो वापस आ रहा है प्रोडक्शन वेल से वो कितना आ रहा है, मोटा मोटा हिसाब रखने के लिए ये भी एक तरीका है। तो इस तरह से आपको हर यूनिट का पता चल जाता है, सॉरी हर ब्लॉक का आपको पता चलता है कि हर ब्लॉक में कितना लिक्विड जा रहा है और कितना वहां से प्रोडक्शन में आ रहा है। फिर एक थर्ड टाइप ऑफ कंट्रोल है जिसमें आप हर वेल का हिसाब रखते हो, आप हर वेल के ऊपर फ्लो मीटर्स लगाते हो। यानी एक ब्लॉक के अंदर जितने, हर वेल का भी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह उसके अंदर कितना, एक वेल के इंजेक्शन वेल है तो उसके अंदर कितना आप लिक्विड पंप कर रहे हो, और प्रोडक्शन, हर प्रोडक्शन वेल का आपको पता होना चाहिए कि उसमें से कितना बाहर आ रहा है। एक ओवरऑल आप कह लो, जैसे वो बिजली के मीटर एक तो घर पे लगे होते हैं ना, और एक कईयों में कॉलोनी पे भी एक लगा होता है, जैसे यूनिवर्सिटी का एक बड़ा वो मीटर है, जिससे हॉस्टल है जैसे, उसमें हर कमरे में नहीं लगा हुआ, एक बाहर लगा होता है। तो ये ऐसे ही है कि जैसे आप हर कमरे में भी लगाएं हॉस्टल के एक मीटर लगाएं बिजली का, और एक बाहर पूरे हॉस्टल का भी लगा दें, तो उससे आपको ये भी पता चल जाता है कि अच्छा पूरा हॉस्टल, आप हॉस्टल्स को कंपेयर कर सकते हैं कि किस हॉस्टल में कितनी बिजली हो रही है, और फिर एक हॉस्टल के अंदर अगर आप देखना चाहें कि किस कमरे में कितनी हो रही है तो वो भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम वेल फील्ड को जब कंट्रोल करते हैं तो एक यूनिट का फ्लो मीटर होता है, फिर हर वेल का अपना, सॉरी एक ब्लॉक का अपना फ्लो मीटर है, फिर उसके बाद हर वेल का अपना फ्लो मीटर है। तो उससे हमें परफॉर्मेंस का अंदाजा रहता है कि हर ब्लॉक की अगर उसके अंदर कोई वेरिएशन आ रही है, तो फिर अगर हमें नजर आती है तो फिर हम आगे जाके देखते हैं कि अच्छा कौन से वेल में प्रॉब्लम आ रहा है,
फिर उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसको रिपेयर करते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका कंट्रोल हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस के ऊपर, यानी आप उसको मेजर कर पाए। इफ यू कैन मेजर इट यू कैन करेक्ट इट, इफ यू कैन नॉट यू कैन नॉट कंट्रोल इट। उसके बाद वेल फील्ड कंट्रोल के अंदर कंट्रोल ऑफ लिग्जीमेंट है। कंट्रोल ऑफ लिग्जीमेंट से मुराद ये है कि आप क्या करते हो कि ठीक है, एक तो लिग्जीमेंट की क्वांटिटी है, एक क्वालिटी है। क्वालिटी ये है कि उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो जो आपने डाले हुए हैं वो उसका केमिकल एनालिसिस हम करते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि बस हम लिग्जीमेंट लिया, उसको देखा कि अच्छा इतना बढ़ गया, उसको थोड़ा सा एवापोरेट करा के दोबारा पंप, नहीं, हम उसका सैंपल लेते हैं, उसका एनालाइज करते हैं कि उसकी केमिस्ट्री में तो कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि जाहिर बात है, देखें वो नीचे से लीच करके लेके आ रहा है और नीचे उसको बहुत सारी चीजें डिसॉल्व कर रहा है, बहुत सारी चीजें प्रेसिपिटेट हो रही हैं उसमें से, तो उसकी केमिस्ट्री चेंज हो जाती है। तो जब ऊपर आता है, हम सैंपल लेते हैं, तो हमें पता चलता है ये कंट्रोल है, ये वेल फील्ड कंट्रोल में आता है। हमें पता चल जाता है उसके अंदर क्या चेंजेस आई हैं, तो हम उसको दोबारा उसकी असली हालत में ले आते हैं, इससे पहले कि हम उसको दोबारा इंजेक्ट करें। तो दिस इज कॉल्ड कंट्रोल ऑफ लिग्जीमेंट। ग्रेड कंट्रोल है। ग्रेड कंट्रोल से मुराद ये है कि देखें आपका जो प्रेग्नेंट सोल्यूशन है, जो लिग्जीमेंट जब आपका नीचे इंजेक्शन वेल से आता है, वो क्या करता है कि वो रास्ते में और में से क्या होता है, उसको डिजोल्व करता है यूरेनियम को, फिर वो प्रोडक्शन वेल से जब निकलता है तो हम उसके अंदर मेजर करते हैं कि इसके अंदर यूरेनियम कितनी है। तो वो भी हम ग्रेड मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा, हमें पता होना चाहिए कि ग्रेड कितना आ रहा है, फिर हम उसको आगे मिक्स करते हैं डिफरेंट ब्लॉक्स के ग्रेड्स को, तो एक डिजायर्ड ग्रेड हमें अचीव हो जाता है जो हमें प्रोसेसिंग प्लांट में चाहिए, तब हम उसको पंप करते हैं। तो इसके लिए ग्रेड को मेजर करना बहुत जरूरी है। इसको ग्रेड कंट्रोल हम बोलते हैं। फिर सैम्पलिंग एंड एनालिसिस विद ऑब्जर्वेशन वेल्स है। इससे पहले भी बात हो चुकी है, अगर आप ये देखें, ये हमारा ऑब्जर्वेशन वेल होता है। अमूमन एक इंजेक्शन वेल होता है, एक आपका प्रोडक्शन वेल है, उसके दरमियान में हमने पहले भी बात की ऑब्जर्वेशन वेल होता है। ऑब्जर्वेशन वेल्स का ये होता है कि हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि यार इधर से हम सैंपल लेते हैं ग्राउंड वाटर का, कि यार ग्राउंड वाटर में क्या तब्दीलियां आ रही हैं दरमियान में, यानी इंजेक्शन वेल और प्रोडक्शन वेल के दरमियान में जो स्ट्रेटा है, उसके अंदर जो ग्राउंड वाटर है उसमें क्या तब्दीलियां आ रही हैं, वो हम देखते हैं। लीचिंग से पहले और लीचिंग के बाद उसको एनालाइज करते हैं। और अगर लीचिंग सोल्यूशन एडवर्स इफेक्ट कर रहा है ये वाटर को, तो फिर हम उस पर प्रोटेक्टिव मेजर्स लेते हैं। और इससे में हम परमिबिलिटी भी चेक करते हैं कि कितनी है स्ट्रेटेजी। अगर वो कम हो रही है तो फिर उसका भी इलाज करते हैं। जैसे लाइक से बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से परमिबिलिटी कम हो रही है, तो हम क्या करते हैं, अपने लिग्जीमेंट के अंदर सर्टेन केमिकल्स करते हैं ताकि वो नीचे जो बायोलॉजिकल ग्रोथ हो रही है उसको रोके। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन वेल्स बहुत ज़रूरी हैं। ये हमें बताते हैं कि वेल फील्ड के अंदर क्या चेंजेस आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें वेल फील्ड कंट्रोल के अंदर आती हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक 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 वेल फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको रिपेयर, आप देखें ना कितने ज़्यादा काम है एक इंजीनियर के। एक आप उसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस के आप जिम्मेदार हैं, उसकी परफॉर्मेंस, हर वेल की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना, उसके भी आप जिम्मेदार हैं। फिर अगर परफॉर्मेंस लोअर हो रही है तो आइडेंटिफाई करना हो क्या रहा है, उसके जिम्मेदार हैं। फिर प्रोडक्शन को देखना, ग्रेड को देखना, लिग्जीमेंट को एनालाइज करना कि यार लिग्जीमेंट की केमिस्ट्री तो नहीं चेंज हो गई, फिर उसको pumping rates को monitor करना. I mean, it's a lot of work, a lot of data which you have to play every day. So just keep this thing in mind. हमारा मकसद यही है आपको तैयार करना है कि फील्ड में आपको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। अगेन मैं इस पे एम्फसाइज करना चाहूँगा कि बंदा वही कामयाब है आजकल के दौर में जो डाटा को एनालाइज कर सकता है, डाटा को एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज करके रख सकता है। यही यही इंजीनियरिंग है। और फिर उसकी बेस पे डिसीजंस ले। तो आप भी ऐसे बने, टूल्स सीखें। एक्सेल तो आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए। फिर आपको स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स भी आने चाहिए, जैसे वो हमारा एक है, भी है, एक और भी है, डिज़ाइन एक्सपर्ट आई थिंक उसे बोलते हैं। उसके अलावा आपको लैंग्वेज भी आनी चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें ताकि आप जाके अपने हिसाब से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकें। जो कंट्रोल डिवाइसेस हैं जो आपको नजर आती हैं, जारी बात है ये सारी चीज़ें जो पीछे हमने बात की है, मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा आईएसएल वेल फील्ड कैसे परफॉर्म कर रही है। फिर हम उसको रेमेडी मेजर्स लेते हैं उस बेस पे। प्रोसेस लॉजिक कंट्रोल्स हैं,
ये यूज हो रहे होते हैं, जो हमें यानी कंप्यूटर है जो प्रोग्राम हुआ हुआ है सारा कुछ, वो हमें रिमाइंडर्स देता है, वो हमें वार्निंग्स देता है कि आपका पंप काम नहीं कर रहा, या उस जारी बात है ये लॉजिक उसके अंदर एम्बेड करनी होती है, वो काम कर रहे होते हैं। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव कंट्रोल सिस्टम जो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं कि लिक्विड को डिफरेंट वेल्स के अंदर पंप करने, आपने उसको उसको देते हैं कि इस पंप में इतना जाना, इस वेल में इतना जाना चाहिए, तो उस हिसाब से फिर कंप्यूटर उसको कंट्रोल करता है। फिर हमारे डिजिटल टाइप के इलेक्ट्रॉनिक फ्लो मीटर्स हैं, वो लगे होते हैं। ऑटोमेटिक प्रेशर वॉल्व्स हैं जो प्रेशर को मेंटेन करते हैं, जो आप प्रेशर इनपुट करते हैं कि इतना होना चाहिए इस वेल के अंदर, फिर कंप्यूटर उसको मेंटेन करता है। रोटामीटर्स हैं फ्लो को एयर प्रेशर को मेजर करने, एयर फ्लो को मेजर करने के लिए। फ्लो मीटर्स हैं जो आपके लिक्विड्स को के फ्लो को मेजर करते हैं। ऑटोमेटिक वाटर लेवल कंट्रोलर है। इसलिए आपको ये सारी मैंने ऑटोमेटिक जो भी थी ऑटोमेशन, ये वही ऑटोमेशन है जो प्रोसेसिंग प्लांट के अंदर भी हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो जा रही है ना वेल फील्ड, वो भी इसी तरफ जा रही है कि हर चीज ऑटोमेटिकली कंट्रोल है, बजाय इसके कि आप ऑपरेटर के ऊपर डिपेंड करें। आप उसको एक क्या दे देते हैं, आप वैल्यूज दे देते हैं एंड इट कंप्यूटर फिर उसको मेंटेन करता है अपने अपने तरीके से। और इस पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर एट द एंड ऑफ द डे ऑपरेटर ही फैसला करता है ना, कि वही रीडिंग्स फिक्स करता है ना कि इस वेल में इतनी होनी चाहिए, फिर कंप्यूटर का काम तो सिर्फ उसको कंट्रोल करना है। लेकिन हम अब इस तरफ जा रहे हैं कि अब ये जो फिक्स है ना वैल्यूज, ये भी कंप्यूटर खुद करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। दिस इज द नेक्स्ट थिंग कि किस वेल में कितना प्रेशर होना चाहिए, कितना फ्लो होना चाहिए, ये भी कंप्यूटर खुद डिसाइड करे, ना कि ऑपरेटर। तो हम इसका मतलब ये है कि अब हम फुली ऑटोमेशन की तरफ फिर चले जाएंगे, एंड दैट्स व्हाट इज द फ्यूचर एक्चुअली। तो आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि आप इस तरफ जा सकें। उसके बाद हमारा वन ऑफ द लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है, वो ये है कि आईएसएल वेल डिप्लीशन क्राइटेरिया। यानी ये कब पता चलेगा कि ठीक है हमने काम स्टार्ट कर दिया, आईएसएल वेल फील्ड हमने देखी, एक्सप्लोरेशन की, हमें पता चल गया यहाँ यूरेनियम है, उसकी थिकनेस, उसका ग्रेड अच्छा था, वाटर टेबल था, एक्विफर मौजूद था। हमने क्या किया, उसके अंदर आईएसएल लगा दिया, लेबोरेटरी टेस्टिंग की, पायलट टेस्टिंग की, तो हमें सब कुछ अच्छा आ गया। हमने उसके बाद काम शुरू कर दिया जनाब, ब्लॉक्स बना दिए, 1000-2000 वेल लगा दिया, इंजेक्शन वेल, प्रोडक्शन वेल्स स्टार्ट होगी, उसको रिपेयर मेंटेन किया, 10 साल काम चलता रहा। 10 साल के बाद आखिरकार हमें पता कैसे चलेगा कि ये वेल फील्ड कब बेकार हो गई है, वो डिप्लीशन क्राइटेरिया क्या है जिसकी बेस पे हम कॉस्ट वाइज हम डिसाइड करेंगे कि अब ये वेल फील्ड हमारे मुनाफे में नहीं रही। पाकिस्तान में ऐसा केस नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर ये यूरेनियम में यूज हो रहा है, तो दैट्स बेसिकली मोस्टली बेस्ड ऑन डिफेंस। सो यहाँ पे इतनी कॉस्ट की बात नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइज कॉस्ट मैटर्स अ लॉट। पास्ट के अंदर ये होता रहा है कि अगर तो 15 ppm है आपका, यानी पार्ट्स पर मिलियन यूरेनियम है आपके लिक्विड के अंदर, यानी ग्रेड जो है वो आपका 15 ppm पे पहुंच गया है, ये बहुत कम है, तो फिर वो हम कह देते हैं कि अब जो ये है ये फायदे में नहीं है, क्योंकि लेट से आपके उस वक्त $35 लग रहे होते हैं 1 पाउंड के ऊपर। ये तो पुरानी बातें, अब तो काफी काम चेंज हो गया, तो ये फिजिबल नहीं रहा, तो हाँ वी विल स्टॉप आईएसएल वेलफील्ड। लेकिन अब क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई है, तो अब 10 ppm भी ग्रेड हो यूरेनियम का, ये यूरेनियम की बात कर रहा हूँ मैं स्पेसिफिकली, हर ओर का अपना हिसाब होगा, तो भी वेलफील्ड हम कहते हैं अभी भी इकोनॉमिकल है। और जो फ्यूचर में जारी बात है, अब देखें हमारी केसिंग की कॉस्ट कम होती जा रही है, हमारी जो लिक्विड है वो इस किस्म के आ रहे हैं, एडिटिव्स इस किस्म के आ रहे हैं कि वो लीकेज भी रुक जाती है। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से कॉस्ट आपकी कम हो रही है। पंपिंग जो है वो खुद ही पंप क्या करता है, वो सेल्फ रेगुलेटेड पंप्स आ गए हैं, तो बड़ी आसानी हो गई है, जिसकी वजह से कॉस्ट तो अब आगे चल के 7 to 8 ppm भी यूरेनियम का ग्रेड हो तो भी डिप्लीशन नहीं होगी। यानी अगर आप यूं कह लें कि अभी तक अगर 7 ppm से कम हो गया अगर आपका यूरेनियम का ग्रेड लिक्विड के अंदर, तो फिर आपको वहां पे हम कह देंगे कि ये वाली वेल फील्ड डिप्लीट हो गई है, या ये ब्लॉक जो है ये एग्जॉस्ट हो गया। और दिस इज द क्राइटेरिया जहाँ पे हम जाके कहेंगे कि अब जो है यूरेनियम की एक्सट्रैक्शन फिजिबल नहीं रही, और उस वेल फील्ड को हम ख़त्म कर देंगे जब वो यूरेनियम का ग्रेड 7 ppm से कम हो जाएगा। पोरोसिटी की बात कर लेते हैं, रिकवरी रेट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दिस इज द लास्ट स्लाइड फॉर टुडे।
एंड द लास्ट स्लाइड फॉर चैप्टर 6 के जो बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ये था कि आज तक ये समझा जाता है कि अगर आपका लिग्जिवेंट 20, अगर आपका लिग्जिवेंट आपको जो यूज करना पड़ रहा है यूनियन यूनियन वो 20 to 30 पोर वॉल्यूम के बराबर है स्ट्रेटा की, तो फिर इकोनॉमिकल है। लेकिन अगर आपको ये ज्यादा यूज करना पड़े लिग्जिवेंट फॉर यूनियन एक्सट्रैक्शन, तो फिर जारी बात है 30 पोर वॉल्यूम से अगर आपको ज्यादा यूज करना पड़े तो वो फिर इकोनॉमिकल नहीं रहता। लेकिन फ्यूचर के अंदर अगेन में बात की है कि टेक्नोलॉजी के इम्प्रूव होने की वजह से और बेहतर वेल कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की वजह से 50 पोर वॉल्यूम भी अगर हम लिग्जिमेंट यूज करें तो इकोनॉमिकल होगा। लेकिन अभी जो है वो 20 से 30 पोर वॉल्यूम लिग्जिमेंट अगर हम यूज कर रहे हैं, अगर या इससे कम यूज कर रहे हैं तो वो इकोनॉमिकल है, इससे ज़्यादा इकोनॉमिकल नहीं है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि जो अल्कली होता है वो अल्कली लिग्जिमेंट हमें ज़्यादा तादाद में चाहिए होता है। ज़्यादा बात आप ज़्यादा लिग्जिमेंट यूज करेंगे, ज़्यादा उसके ऊपर क्या आएगी, क्वांटिटी ऑफ लिग्जिमेंट अगर ज़्यादा है तो उसके ऊपर लागत भी ज़्यादा आएगी, तो वो कॉस्ट कम हो जाएगी, तो वो फिजिबल नहीं रहेगा। तो जो एसिड एसिड जो आपका होता है ना, जब हम एसिड ब्लीचिंग यूज कर रहे होते हैं उस वक्त ये होता है कि वो थोड़ा लिग्जिमेंट आपको यूज करना पड़ता है, वो ज़्यादा इकोनॉमिकल है। तो ये पोर वॉल्यूम होता क्या है, हम इसको देख लेते हैं। पोर वॉल्यूम से क्या मुराद है, लेट्स सी अ वीडियो। ओके जी, अगर आप वीडियो देख सकते हैं और मेरी आवाज भी सुन सकते हैं तो काइंडली मुझे सोल्यूशन माइनिंग पे बताएं व्हाट्सएप ग्रुप पे, ताकि मैं आगे चल सकूं। दिस इज द लास्ट वीडियो व्हिच वी आर गोइंग टू सी टुडे। यस, टीआर ने बोल दिया ज्यादा बात। ओके जी, इसके अंदर हम देखने लगे हैं कि वॉल्यूम क्या है। वीटी से मुराद है टोटल वॉल्यूम ऑफ बीकर, यानी ये जो बीकर है ये तीनों का साइज क्या है, एक ही है, और वो है वीटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ बीकर। लेट्स से अब एक बीकर के अंदर हम सफेयर्स ऐड कर रहे हैं, एक के अंदर जरा छोटे वो बॉल्स ऐड कर रहे हैं और एक के अंदर एक डिफरेंट चीज ऐड कर रहे हैं। तीनों बीकर्स को हम भरें तो अगर आप देखें, अब इन तीनों बीकर्स को अगर हमने भरा है तो तीनों के अंदर जो पोर वॉल्यूम है वो डिफरेंट होगा। पोर वॉल्यूम कौन सा है, यानी एक तो टोटल वॉल्यूम है किसका, इस बीकर का। फिर अब जितना कुछ हिस्सा तो किसने फिल कर दिया, इन बॉल्स ने और इस चीज ने, और कुछ हिस्सा अभी भी खाली है जिसके अंदर एयर है, पोर्स, वो पोर वॉल्यूम है, राइट। अब हम इसके अंदर पानी डालते हैं, ये पानी से हम इन तीनों को फिल कर रहे हैं। तीनों के अंदर मैं चले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं अगर इसमें से इन तीनों में से इसमें से भी ये सारी बॉल्स निकाल लूं, इसमें से भी ये और इसमें से ये निकाल लूं, तो क्या तीनों में पानी सेम होगा? इसका जवाब कोई आप ऑन करके दे सकते हैं उधर अपना माइक ऑन करके नहीं जवाब। सर। नहीं, क्यों? सर उनका वॉल्यूम डिफरेंट है, बॉल्स का। पोर्स का वॉल्यूम डिफरेंट है। वैसे इसको देख के आप क्या कहती हैं, इन तीनों बीकर्स में से किसका पोर वॉल्यूम सबसे कम होगा? थर्ड वाले का। थर्ड वाला कौन सा होता है, राइट, लेफ्ट या दरमियान वाला? सर आपका राइट या मेरा? ये आप स्क्रीन पे आप ही आपको नजर आ रहा है, आपका हाथ जो है। अच्छा, मेरा राइट एक में वाला। तो ये बड़े बॉल्स है ना, एक में छोटे बॉल्स हैं और एक में वो स्टार टाइप की कोई चीज है, किसमें? स्टार वाला सर, स्टार वाले का तो। इसका पोर वॉल्यूम सबसे कम होगा, आप ये कह रही हैं? यस सर। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर हम इसको बीच में निकालें तो इधर पानी सबसे कम होना चाहिए, ऐसे ही है? नहीं क्योंकि पानी तो देखें वहीं सर, क्या होगा नहीं, ना। उल्टा बोल दिया, अच्छा उल्टा बोल दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सबसे कम किसमें होगा पोर वॉल्यूम? ये इसके सेकंड वाले के अंदर, मतलब दरमियान वाले में। ओके, और सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा ये जो पहले बोला था। ओके, लेट्स सी, देखते हैं।
सही है। देखें सबसे तकरीबन जो है वो इन दोनों में ऑलमोस्ट बराबर है, वैसे ही गलत है। इसमें सबसे क्या होना चाहिए, कम है। इधर सबसे ज्यादा क्या है, एयर का वॉल्यूम था ना सबसे ज्यादा यहाँ पे है। तो जो पोर वॉल्यूम हम निकालते हैं जब, तो वो हम क्या करते हैं कि वो करते हैं VA बाय VT। VT से मुराद है इस बीकर का टोटल वॉल्यूम, और VA से मुराद है वो जो पोर्स का वॉल्यूम था, वो जो एयर का मतलब आप कह लें कि वॉल्यूम था इसके अंदर। तो VA बाय VT इज कॉल्ड पोर वॉल्यूम। और जाहिर बात है जो चीज क्या होगी, अगर VA बड़ा होगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है टोटल, VA बड़ा होगा तो पोर वॉल्यूम भी बड़ा होगा। तो यहाँ पे इसका पोर वॉल्यूम सबसे ज्यादा था। यहाँ से आपको अंदाजा हो जाएगा। अब आपका जो स्ट्रेटा होता है उसका भी एक पोर वॉल्यूम होता है, क्योंकि उस पोर वॉल्यूम के अंदर ही क्या होता है, वो लिक्विड ने फ्लो करना होता है। तो वो जो 20 हम पोर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, उससे मुराद यही है कि मतलब उस पोर वॉल्यूम का जो आपके स्ट्रेटा का पोर वॉल्यूम है, कि उसका 20% लिक्विड भी हम यूज करें उस वॉल्यूम का, तो हमें यूरेनियम का ग्रेड अचीव हो जाए, रिक्वायर्ड ग्रेड और रिकवरी अचीव अगर हो रही है तो वो सस्ते में है। लेकिन अगर हमें उसका 50% स्ट्रेटा का जो पोर वॉल्यूम है, हमें उसका 50% लिक्विड उसके अंदर पंप करना पड़े, तो जारी बात है, और फिर भी वो रिक्वायर्ड यूरेनियम ग्रेड तब जाके अचीव हो और रिकवरी, तो वो फिर हमारे लिए फिजिबल नहीं होगा। तो ये थोड़ी सी गाइडलाइंस थी। यहाँ पे मैं अपने चैप्टर 6 को ख़त्म करता हूँ, और जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उनके हवाले से और क्विज के हवाले से हम व्हाट्सएप ग्रुप पे बात करते हैं। तो आई एम गोना थैंक्स टू यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग इन, और बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लेक्चर एंड्स।